हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2022 हिंदी शिफ्ट 1 में हुए प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसमें कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं और किस इकाई से सवाल उठाए जा रहे हैं, हमें आगे किस रणनीति के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले हमने यूजीसी नेट 2022 हिंदी के सेकेंड शिफ्ट पर कंप्लीट तरीके से बातचीत कर लिया था। उम्मीद है कि उन दोनों वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बात करेंगे हम आगे शिफ्ट 1 के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है, उसे हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अरबी जो भाषा दी गई है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड शिफ्ट में 2022 के एग्जाम पेपर में तुर्की भाषा को पूछा गया था और यहाँ पर पूछ लिया गया अरबी भाषा के ऊपर। तो इसी तरीके से आप आर्य भाषाओं को जरूर ध्यान में रखकर जाइए, यहाँ से एक सवाल बन रहा है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है आग, बयार, पंख, अक्षर। तो यहाँ पर हमें तत्सम शब्द के बारे में बताना है। और तो ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत इसका उत्तर आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के दिमाग में जा रहा है कि जो अक्षर शब्द है ये क्या है, तत्सम शब्द है। वैसे आप देखा जाए अगर इसका तद्भव होता तो आखर हो जाता। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सब तद्भव दिए गए किसी न किसी रूप में। तो इस तरीके से आपको तत्सम तद्भव वाले सेक्शन को भी पढ़कर जाना है, जिससे कि आपको जो भी एक दो सवाल आ रहे हैं वो सही हो जाए। आगे बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन के ऊपर है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न आप देख रहे हैं बड़े छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं, आगे कुछ बड़े प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको छोटे बड़े दोनों प्रश्नों को तैयार करके जाना है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानंद। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों ने रिवीजन के तौर पर इसका जवाब अपने दिमाग में जरूर ला दिया होगा। ऑप्शन दूसरा है मध्वाचार्य। आपने अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, इन सारे संप्रदायों के जो प्रवर्तक हैं जरूर आप अपने ध्यान में रखकर जाइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि विसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास। तो विसोबा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे। ये क्वेश्चन एक तरीके से नया है। अगर गुरु शिष्य परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार क्या हो सकता है। ठीक है, सही जवाब है नामदेव। आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन पेपर में नामदेव से एक पंक्ति भी पूछ ली गई थी। तो इस तरीके से जो भी पेपर बनाने वाला है वो नामदेव को भी ध्यान में रखकर कुछ कुछ सवाल बना रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। सदल मिश्र, लल्लूलाल, विठलनाथ, नाभादास। तो ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास। तो पहले तो आप ध्यान में रखिए कि जो सभा विलास है ये ब्रज भाषा पद्य का संग्रह है। ठीक है, नाम देखने से लग रहा है कि ये खड़ी बोली का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा में लिखा गया है और पद्य संग्रह है। अब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब है वो है कि जो लल्लू लाल है इनका है सभा विलास ब्रज भाषा पद्य। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखकर जा सकते हैं। वैसे लल्लू लाल को जब आप पढ़ते हैं तो खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज का जब जिक्र किया जाता है तो आप वहां पर इनको देखते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटानुकूल शब्दों उपस्थिति किसका है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है, यानी कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड यह सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ, वामन। तो ये किसका कथन है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है
कि जगन्नाथ इसका सही जवाब है। सा काबिल घटनाकुल शब्दों उपस्थिति ये जगन्नाथ द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, राष्ट्र भारती। तो कौन सी ऐसी रचना इस ऑप्शन में दी गई है जो कि मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमें नहीं पर जोर देना है। तो आप देख रहे हैं कि किसान भी इनकी रचना है, विकट भट्ट, केशों की कथा, राष्ट्र भारती नाम की जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की रचना है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए आप। हो सकता है आगामी परीक्षा में वन लाइनर में आ जाए, रामचरित उपाध्याय को भी आप जरूर ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? कई विद्यार्थी केवीएस पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देकर आए और जब वो आंसर की मिला रहे हैं तो वहां पर कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि मात्रात्मक त्रुटियों से भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया अनुदीन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो भी पेपर बनाने वाला होता है प्रूफ रीडिंग नहीं करता है और परीक्षार्थी परेशान होने लगते हैं, और जब उनके आंसर गलत होते हैं तो आप वो चाहते हैं कि किसी दृष्टि से इस प्रश्न को हटाया जाए। देखिए यहाँ पर अनुदित पूछना चाहिए था, लेकिन अनुदीन लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? ऑप्शन दिया गया विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि अनुदित नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सती प्रताप। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सब क्या है, अनुदित है। जब आप भारतेंदु की रचनाओं को पढ़ेंगे, खासतौर से नाटक को पढ़ेंगे, तो कुछ नाटक अनुदित है, कुछ नाटक उनके मौलिक हैं। ये बड़ा है डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन बनता है भारतेंदु हरिश्चंद्र पे, तो जरूर आप ध्यान में रखकर जाइए मौलिक और अनुदित रचनाओं को। अगला प्रश्न है, फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजित करी करी, प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? ये काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास। फटक की भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजत करी करी, प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। अब इस तरीके की जब पंक्तियां आती हैं तो कई बार मशक्कत करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग भी मशक्कत कर रहे होंगे। कई विद्यार्थी हो सकता है कि इसका जवाब उनके दिमाग में आ गया होगा। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सूरदास इन पंक्तियों के रचयिता है। तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा में इन पंक्तियों को तोड़कर नीचे भी लिख दिया जाता है, पूरा एक ही वाक्य में लिख दिया गया है, इसलिए पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। अब उदासी संप्रदाय, जिस पर हो सकता है कि बहुत कम लोगों का ध्यान जाए, लेकिन यहाँ पर पेपर बनाने वाले का ध्यान चला गया और पूछ लिया कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सही जवाब हो गया इसका। आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सही जवाब आखिरकार क्या है। श्रीचंद, श्रीचंद है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है नेमी चंद्र जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। अब आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है आपके दिमाग में आने लगा होगा। और देखिए यहाँ पर अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा गया, आलोचनात्मक ढंग का क्वेश्चन है कि ये कथन आखिरकार किसका है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, बच्चन सिंह। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया कि ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि उक्ति किस आचार्य की है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उक्ति है और आप लोग अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में भी इसको बढ़िया से कोटेशन के तौर पर यूज किया होगा। ऑप्शन दिया गया है भामा, धनंजय, मम्मट, भोजराज। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। किसकी पंक्ति है? सही जवाब हो गया मम्मट। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट। तो मतलब जो मूल रूप से कवि हैं लेकिन कविता की रचना प्रक्रिया पर उन्होंने विचार किया है, कौन है इनका नाम हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पाश्चात्य आलोचक के दृष्टिकोण से यहाँ पर सवाल पूछा गया था। अगर मान लीजिए भारतीय आलोचक के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो वहां पर दो कवियों का नाम आप ले सकते हैं, अज्ञेय व मुक्तिबोध। ये भी मूलतः कवि थे लेकिन इन्होंने भी कविता की रचना प्रक्रिया पर विस्तार से बात की है, जहां पर इनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, आलोचक रूप जो है वो भी दिखता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन डन, हाइडेगर। तो कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये जो परिभाषा दी गई है किसी यूरोपीय विद्वान द्वारा ही दी गई है। तो हमें बताना है कि आखिरकार किसने दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा क्लिंथ ब्रुक्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? किसकी पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन यानी द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा? ऑप्शन दिया गया है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ फॉक्स, एडलर, सार्त्र। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा सार्त्र। सार्त्र ने लिखा द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया सार्त्र, जो कि अस्तित्ववाद से रिलेटेड है, इनको कई बार जोड़ा जाता है उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वे भ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। आप देख रहे हैं कि बार बार जो यूरोपीय लेखकों के पुस्तकों के बारे में प्रश्न बन रहा है तो कोष्टक में उसका अंग्रेजी भी दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार अनुवाद हुबहू एकदम से उस पुस्तक का हुबहू अनुवाद नहीं होता है। तो इसलिए समझने के लिए विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकाच, कार्डवेल। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर कौन है? आपके दिमाग में भी आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा कार्डवेल। कार्डवेल की पुस्तक है इल्यूजन एंड रियलिटी। अगला प्रश्न है देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट से यह क्वेश्चन पूछा गया है और एक तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा पृथ्वीराज रासो से भी रिलेटेड है। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन दिया गया है रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए और मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। किसके लिए प्रेरित किया था? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि किसके लिए प्रेरित किया था कि रेवा तट पर मृगया के लिए। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। अब जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे उसमें रेवा तट पढ़ेंगे तो देवगिरी का जिक्र होगा, चामुंडराय का जिक्र होगा, दिल्ली का जिक्र होगा, पृथ्वीराज का जिक्र होगा। तो इन सारी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पंक्ति दी गई है गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है। तो पहले तो कुछ शब्दों से आपको पता चल गया होगा कि ये अमीर खुसरो
की पहेलियों से लिया गया है प्रश्न। तो इसका मतलब क्या है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। ठीक है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अरहर। गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इसका मतलब हुआ अरहर। ठीक है, तो देख रहे हैं आपके अमीर खुसरो से भी कुछ नए प्रश्न बन जा रहे हैं यहाँ पर। कई बार दिमाग में आता है कि आखिरकार प्रश्न कहाँ से बन जा रहे हैं, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थियों में घबराहट और बेचैनी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चनों का सामना करना है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको कि आपको डिफेंसिव करना है, दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, शिव कुमार मिश्र। ठीक है, तो ऑप्शन में जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का नाम है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि इसका सही जवाब रामचंद्र शुक्ल होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे के जितने भी आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल की एक तरीके से नकल किए हैं। तो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन दूसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने कि रीतिकाल पर काफी काम किया है। और रीतिकाल को जो 2-3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, उसका विभाजन भी इन्होंने किया। तो इनका कथन आ गया यहाँ पर, प्रेम की पीर को देखकर आप रामचंद्र शुक्ल को नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मिलता जुलता कोटेशन है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। किस आलोचक का कथन हो गया? सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पंक्ति के रूप में है, जय पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, परिणाम निर्देश के रूप में है, केवल ऊहात्मक पद्धति के लिए है, अभिधात्मक अर्थबोध के लिए। तो पंक्ति के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है, पहला ऑप्शन है कि संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। ठीक है, जय पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होई निपात। संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। इस दोहे में क्या है? अतियुक्ति है। और ये किसकी पंक्ति है आपके दिमाग में आने लगी होगी, और आप सभी पकड़ लिए होंगे कि आखिरकार ये किसकी पंक्ति है। अगर जान रहे हैं तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 किसकी पंक्तियां ली गई यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो ये राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में सवाल यहाँ पर पूछा गया निराला से कि राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आखिरकार निराला ने किस शैली का प्रयोग किया है। विकल्पों को हमने पढ़ दिया, आपके दिमाग में उन विकल्पों का आंसर भी आने लगा होगा। सही जवाब है यहाँ पर जो सबसे कई बार जो लंबा ऑप्शन होता है वही सही हो जाता है, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरीके के शब्दों, इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग निराला के संदर्भ में किया गया है। तो इस तरीके से राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में इस वाक्य को ध्यान में रखिए कि उसमें संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपरोक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में
व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है? जीवनानुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि, अपवाद। तो हमें बताना है, एक तरीके से बता दिया गया कि ऊपर की जो पंक्तियां हैं वो नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा? नागार्जुन ने लिखा ऋतु बसंत का सुप्रभात था। इसमें उन्होंने चकवा चकई शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, किस संदर्भ में किया है? सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। यहाँ पर सही जवाब हो गया, ये क्या है, चकवा चकई कई बार जो प्रयुक्त की जाती है वो है कवि प्रसिद्धि के लिए। ठीक है, तो इसमें जो साहित्य जगत में कहा गया कवि प्रसिद्धि, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, यह यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? पुरुरवा, उर्वशी, औशिनरी, महर्षि स्वयं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये कहीं न कहीं जो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है उर्वशी से ये पंक्ति उठा ली गई है। तो यह देह भाव भ्रांति छोटा सा कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ये उर्वशी द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस नहीं पाती हवा जिनमें। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और वो कवि किस, अगर सप्तक से भी जुड़ा है तो किस सप्तक में जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? जंगल घना और भयावह है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, यह जंगल केवल योगी यातियों के लिए उपयुक्त है। तो हमें बताना है कि इसका आखिरकार सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। ये पॉजिटिव वाक्य भी है। इसको अगर देख रहे हैं प्रश्न बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसके सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। इसमें कई चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि घास, काश, मोह, पलाश। ठीक है, और केवल जंगल की बात नहीं कही, बल्कि इससे जीवन की जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी कभी इसको जोड़ता है। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के माध्यम या मध्य हुआ है? धनी कौन होता है? ऑप्शन दिया गया है मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो पहले तो आप ध्यान में रखिए कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन गोदान के पात्रों से रिलेटेड है। तो देखिए, आप सभी को जानते होंगे, लेकिन दिग्विजय और मीनाक्षी को भी ध्यान में रखिए कि ये गोदान के पात्र हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, गोविंदी और मेहता आपस में। हालांकि आप देखेंगे कि बार बार मेहता और मालती का जिक्र ज्यादा संवादों के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर गोविंदी और मेहता का संवाद है कि धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ बना सकता है। संवाद गोविंदी और मेहता के रूप में हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपरोक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। अच्छा, आप देख रहे हैं कि विकल्प में जो भी उपन्यासों का नाम दिया गया है उसमें से दो उपन्यास तो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से सही जवाब आखिरकार क्या हो सकता है। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन, देवरानी जेठानी की कहानी से ये लिया गया कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। तो ये देवरानी जेठानी, इस पर हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि कौन लेखक है, कब इसका प्रकाशन हुआ था, क्या हुआ था और किस शहर का इसमें जिक्र हुआ है, सारी चीजों के बारे में हमने बताया है।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्ण, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। परीक्षा गुरु ये वही उपन्यास है, बार बार मैं कहता हूं कि परीक्षा भी गुरु होती है, और ये परीक्षा गुरु जिसका प्रकाशन इत्यादि आपके दिमाग में आ गया होगा, राइटर का भी नाम आ गया होगा, और प्रथम उपन्यासों के दौर में शामिल है, ये भी तथ्य आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ परीक्षा गुरु उपन्यास में दिखाया गया है। इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास भी माना जाता है हिंदी के दृष्टिकोण से, और ये प्रकरणों में बटा है, और कितने प्रकरण में बटा है, जो विद्यार्थी लगातार इस चैनल से जुड़े होंगे इनके दिमाग में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इसका सही जवाब है कि जो अर्धनारीश्वर दिया गया है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर के सारे अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई हैं। अर्धनारीश्वर आप देखेंगे साहित्य में दो लोगों द्वारा है, एक तो विष्णु प्रभाकर का है और दूसरा आप रामधारी सिंह दिनकर का भी कई जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? बड़ा ही क्रिएटिव ढंग का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया है कि किस कहानी। ऑप्शन जब आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको रेणु याद आ रहे होंगे। ऑप्शन दिया गया रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तो ये किस कहानी से पंक्तियां उद्धृत की गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की काफी चर्चित कहानी है। तो इसको ध्यान में आप रखिए। और फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, इन दोनों कहानियों को अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। कई बार इनके अंतर्गत जो भी गीत है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर गीत को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अमृतसर आ गया है, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसने कहा था। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, वो भी 1914 में। तो कौन सी ऐसी कहानी है जो कि 1914 की पृष्ठभूमि में लिखी गई है? आपके दिमाग में इसका बिल्कुल सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उसने कहा था। ठीक है, ये उसने कहा था वही कहानी है जिसको लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी साहित्य में अमर कहानीकार के रूप में फेमस हो गए। 1915 में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में। ये सारे तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखें, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आ जाए ये सब। अगला प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। यानी कि ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें जगपति की बीमारी और बेरोजगारी का उल्लेख है, इसके बाद उसकी आर्थिक मजबूरियों को भी दिखाया गया है, और उसकी पत्नी है चंदा। ऑप्शन दिया गया है राजा निर्वंशिया, नीली झील, सफेद तितली, सीने का दर्द। तो ये जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी आप देख रहे हैं कि कमलेश्वर से जुड़े हुए यहाँ पर ऑप्शन है। सही जवाब इसका पहला ऑप्शन, राजा निर्वंशिया नाम की जो कहानी है उसमें जगपति और चंदा दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। और ये किसकी कहानी है इसको भी आप ध्यान में जरूर रख के जाइए, कमलेश्वर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था, दुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य। आप देखेंगे कि वंशीधर नाम का पात्र हिंदी कहानियों में खूब
कहानीकारों द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अपना मक्का दारोगा पढ़ेंगे वहां पर। और एनसीईआरटी की एक किताब में हमने एक और कहानी पढ़ी थी जहां पर वंशीधर का जिक्र किया गया था। और यहाँ पर देखिए आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि आखिरकार कौन है। सही जवाब है दुलाई वाली, यानी कि बंग महिला की जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई, उसमें दुलाई वाली का पात्र है वंशीधर। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए वंशीधर को। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव विक्रय है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाते हैं। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र में मूल व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। तो पहले तो ध्यान में रखना है कि जात ले जात टके सिर जात, यह कथन किसके द्वारा है। अंधेर नगरी में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के पात्रों का जिक्र किया गया है, उसमें ये ब्राह्मण पात्र के द्वारा कथन कहा गया है। और इसका व्यंग्यार्थ हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। पहला इसका ऑप्शन सही है, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं टके शेर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह मृत प्राय और प्रव्रजित था, वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन में उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी से प्रश्न बन गया। और रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर अधिकार नहीं है पुरोहित के अनुसार। क्यों? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस के आधार पे हमें सही बताना है। सही जवाब हो गया कि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, इसीलिए पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन चौथा को ध्यान में रखिए। बाकी ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन कब हुआ, कौन कौन से पात्र हैं, जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। हमें बताना है कौन सा निबंधकार जो कि द्विवेदी युग का नहीं। पहले तो आपके दिमाग में आ जाना कि यह द्विवेदी युग आखिरकार किस द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन दिया गया माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कौन है इसमें जो द्विवेदी युग का नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन तीसरा कुबेर नाथ राय का संबंध द्विवेदी युग से नहीं है। बाकी जितने भी नाम दिए गए माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त इन लोगों की रचनाओं को भी बिल्कुल आप ध्यान में रखकर जाइए। खासतौर से गोविंद नारायण मिश्र का आपने जरूर ध्यान में रखा होगा कि विभक्ति से रिलेटेड इन्होंने काफी काम किए हैं। ठीक है, तो उन रचनाओं का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, विभक्ति विचार, ठीक है, सुक्ति विचार, इस टाइप से रचनाओं का नाम है गोविंद नारायण मिश्र। अध्यापक पूर्ण सिंह को कौन भूल सकता है, आपके सिलेबस में भी लगे हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं निबंधकारों के तौर पर। इनकी 6 रचनाएं पूछी जाती रही हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ऑप्शन दिया गया है रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध है जो कि इस विकल्प में? सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन रामायण का समय। बाकी आप देख रहे हैं कि अलग अलग निबंधकारों द्वारा लिखा गया निबंध, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। ठीक है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल या अमृतलाल नागर का बंधुत्व किसे कहते हैं, इसको देखना हो। तो यहाँ पर देखिए आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो है रामायण का समय। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। तो एक तरीके से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, यूनिट 10 से ये प्रश्न पूछा गया है। और मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यूनिट 10 के प्रत्येक टॉपिक पर हमने अलग अलग वीडियोज बनाई हुई है। आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में इसको देखिए। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते रहते हैं कि यूनिट 10 पर आप बात करिए, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, यूजीसी नेट से रिलेटेड हमने पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा सिलेबस वहां पर कवर कर लिया है। और आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए
कि पुरानी चीज़ों का आपके जीवन में बहुत महत्व होता है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे स्थान के रूप में हो, चाहे आपकी पढ़ाई के रूप में हो, चाहे आपके प्रेम के रूप में हो। तो पुरानी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर न कीजिए। जब आप अपने पुरानी चीज़ों के पास जाते हैं, तो आपको काफ़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, नहीं तो नई की खोज में आप हमेशा बेचैन से रहते हैं। तो जितने भी पुराने वीडियो लेक्चर हैं, ज़रूर उनको ध्यान में रखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन दिया गया है जूठन, मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, मुर्दहिया। और इसके लेखक कौन है? ठीक है, किस विचार पर लिखी गई ये सारी चीजें मैं आपको स्पेस के रूप में छोड़ दे रहा हूँ, आपके दिमाग में खुद आ गया होगा। क्योंकि जो भी विद्यार्थी यहाँ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वो इस टेक्निक्स को अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि हमें ये वीडियो लेक्चर केवल सुनना नहीं है, बल्कि इससे संवाद भी स्थापित करना है। जैसे मैंने मुर्दहिया बोला था, आपके दिमाग में तुलसी राम, दलित आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष जो भी है, वो दिमाग में आपके आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ऑप्शन दिया गया है नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में विभाजित है और यहाँ पर संयोग से चारों खंडों का नाम दिया है। अब पूछा गया कि उसमें पूर्वजों का चित्रण किसमें किया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको डीपली जब नॉलेज रहेगा तो भी आप अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्या भूलूं क्या याद करूं खंड में पूर्वजों का चित्रण किया गया है। और टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो जैसे ही मैंने बताया कि पुरानी चीजें कितने इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में, वहीं से इसको जोड़ दिया गया है। कई बार आप भी बैठते होंगे, अपने नोट्स को पढ़ते होंगे, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। ठीक है, उसी तरीके से हरिवंश राय बच्चन ने भी जब लिखना शुरू किया तो समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मुक्तिबोध की डायरी, सॉरी मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न कितना छोटा दिख रहा है। मुक्तिबोध की रचना है अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। यहाँ पर प्रवासी की डायरी होता तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है, तो यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि दूसरा ऑप्शन है एक साहित्यिक की डायरी। अच्छा, अजय की डायरी, इसके लेखक का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, देवराज। जबकि ये क्या है, डायरी नहीं है, उपन्यास है। अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास के तौर पर लिखा गया है। यहाँ पर प्रवासी की डायरी जो कि हरिवंश राय बच्चन का ही है। इसके बाद सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। आप लोग ये सारी डायरियों को जरूर ध्यान में रखिए, ये सब घूम फिर कर सुमेलित वाले प्रश्न में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? आवारा मसीहा, ऑप्शन दिया गया शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त। तो किसके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि आवारा मसीहा कुल कितने वर्षों में लिखा गया था, कब इसका प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इससे तो सवाल आने ही आने हैं। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है और भी परीक्षाओं में आता रहता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भला हुआ जो मारिया बहणी महारा कंतु लज्जे जम तू वयस्य हो जय भग्गा घरु एंतु का तात्पर्य। अक्सर जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ जो ऑफिशियल मेरे सरकारी बच्चे हैं, तो इस पंक्ति को कई बार बड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनते रहते हैं कि भला हुआ जो मारिया महड़ी महारा कंतु। जब मैं आदिकाल पढ़ाता हूँ और वीर गाथा काल को समझाने का प्रयास करता हूँ, इसका अर्थ बताता हूँ और बताता हूँ कि ये अपभ्रंश में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूछ लिया गया सवाल की तात्पर्य है इस पंक्ति का। हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो मारे जाने लायक भी नहीं था, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्ति है ये
वीरगाथा काल से रिलेटेड है। कई जगह मुंज कवि का जिक्र किया जाता है, कई जगह हेमचंद का नाम भी इस पंक्ति को लेकर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। नीचे सही उत्तर का कूट दिया गया है, ए और डी सही है, ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो इस तरीके से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके दिमाग में भी धीरे धीरे इसका सही जवाब आने लगा होगा। ठीक है, सही जवाब है पहला ऑप्शन ए और डी। हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। और डी, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। पूरा पंक्ति का क्या है अर्थ ही बता दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। आप देख रहे हैं कि हुबहू रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाते हुए उनके कुछ कथनों को रखा गया है और सवाल बन गया है पद्माकर भट्ट यानी कवि पद्माकर के बारे में इनका क्या मतलब मत है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से हमें सही ऑप्शंस बताना है कि आखिरकार रामचंद्र शुक्ल का पद्माकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो गया कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ और पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए और सी। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए लगातार सवाल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं? इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला तो आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। रास पंचाध्यायी जो है सोरठा छंद में नहीं बल्कि रोला छंदों में लिखी गई है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन जिसमें जिसमें होगा वो तो एकदम से गलत हो जाएगा। पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब बचते हैं दो ऑप्शन, दूसरा यानी चौथा। अब उसमें से हमें बताना होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि नंददास की रचना भी बड़ी सरस और मधुर है और कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किया है। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो गए, सही हो गए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर को अपने दिमाग में बना सकते हैं। ठीक है, जहां जहां सी है उनको पूरा कट कर दीजिए। बिना पढ़े भी आप रामचंद्र शुक्ल को इसका सही जवाब दे सकते हैं। बस छोटा सा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ध्यान यहाँ पर रख देंगे तब। आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए, तो मुझे वही मनसा मंत्र याद आता है कि अभ्यास करेंगे तभी आपको टेक्निक्स भी आएगी। बिना अभ्यास के आप सोचें कि पहले मैच में ही शतक लगा दें तो बड़ी मुश्किल है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन गया और छायावाद के संदर्भ में उनकी क्या मत है, क्या स्थापना है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती है। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो छायावाद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या मत रहे हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है सही उत्तर कौन सा है। ए और बी, ए और सी, बी और सी और डी। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है, पहले तो देखिए सेम टू सेम उसी टाइप का विकल्प बनाया गया है जो ऊपर और इसके क्वेश्चन था। सी ऑप्शन क्या यहाँ पर गलत है।
ठीक है, अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है, जबकि यहाँ पर नहीं जोड़ दिया है और ज्यादा मेहनत नहीं किया है बनाने वाले ने। ठीक है, तो जहां जहां आपको सी दिखाई दे रहा है उसको पहले कट करिए। सही हो गया ऑप्शन ए और बी, यानी कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर का मतलब है डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चंस को देखकर। बड़े क्वेश्चंस को, जैसे बेहतरीन बल्लेबाज बेहतरीन गेंदबाज को कई बार डिफेंसिव खेलते हैं और मौका पाते हैं तो कड़ा प्रहार भी करते हैं, उसी टाइप से आपको भी करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी पर बांक की छाया, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन हमें करना है कि अज्ञेय की रचना है। तो आप जाहिर सी बात है, तुरंत बता देंगे कि अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार और नदी पर बाघ की छाया। ये दोनों ऑप्शन क्या है, ए और सी, दोनों अज्ञेय की रचना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ए और सी, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, इतने पास अपने और कुछ पते कुछ चिट्ठियां किसकी है, तो ये है रघुवीर सहाय की। ठीक है, और दूसरी जो रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसको भी ध्यान में रखकर जाइए, हो सकता है कि आगे ये सब रचनाएं आपको वन लाइनर में देखने को मिल जाए। ठीक है, या फिर ऐसे ही कहीं भी सुमेलित करने वाले में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ध्वनि संप्रदाय से। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संलक्ष्य क्रम ध्वनि कौन कौन से भेद रहे हैं, तभी आप इसको ठीक से बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो हो गया वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, ये दोनों क्या है, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। तो इनको ध्यान में आप रख सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बी और सी। अगला प्रश्न है, टीएस इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टीएस इलियट, कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है कि आखिरकार टीएस इलियट के मुताबिक कविता क्या है। ठीक है, तो जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो वहां पर इसका सही जवाब आपके दिमाग में आने लगेगा। सही जवाब है पहला ऑप्शन ए और सी, यानी कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ए और सी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की पदावली में जो वर्णित विषय है कौन सा मुख्य है उसमें, राजनीतिक द्वंद्व, वयः संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। ठीक है, तो विद्यापति को जरूर ध्यान में रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल खाते में रखा, लेकिन आगे चलकर ये काफी फेमस हो गए। ठीक है, और कई विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं विद्यापति। तो कौन सा इसमें है, सही जवाब है यहाँ पर पहले तो वयः संधि। ठीक है, ठीक, बी ऑप्शन जिसमें जिसमें दिया गया है वो सही हो जाएगा इसमें, वयः संधि। और एक ऑप्शन और इसका सही होना चाहिए, तो किस पर उन्होंने विचार किया है, अनमेल विवाह। ठीक, तो ऑप्शन बी और डी, ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है, विद्यापति की पदावली के वर्णिक मुख्य विषय। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पुरुष परीक्षा नाम से जो दिया गया है ये विद्यापति की एक रचना ही है। ठीक है ना, तो जब जहां जहां सी है वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है। तो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं।
मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। इन विकल्पों में से हमें बताना है कि आखिरकार जो रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास ने कहा है, यानी कि ये कांडों को भी ध्यान में रखिए, आपके सिलेबस में जो उत्तर कांड लगा हुआ है उसके बारे में वहां से सवाल बन गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि मेरे समान कोई दूसरा दिन नहीं, इसीलिए हे राम मेरी भवबाधा को हरो। और जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय होता है, ठीक है, तो धन प्रिय होता है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए और डी, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। तो इसका मतलब क्या है? झाई शब्द परछाई, झलक, मुस्कान, दृष्टि। ठीक है, तो ये बिहारी की पंक्ति है और जब भी आप दोहों की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर यही दोहा आता है। आप लोगों ने इसको आभास भी किया होगा। इसका सही जवाब है कि परछाई और झलक। ठीक है, झाई का अर्थ क्या है? परछाई और झलक। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से हमने 2022 जो कि एग्जाम हुआ था 30 सितंबर को, पहले शिफ्ट पर बातचीत किया है और उम्मीद है कि आपको तमाम प्रश्नों से सामना करना पड़ा होगा, जिसके माध्यम से आपको कुछ नए प्रश्न दिखे होंगे और कुछ रिवीजन हुए होंगे आपके, और एक आइडिया मिला होगा कि आखिरकार हमें 2023 की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी होगी, किस पैटर्न पर करनी होगी। क्या एकदम से रटने वाले प्रश्नों को तैयार करना है या फिर कुछ जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। तो एक दृष्टि के लिए ही हमने इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करवाया। 50 प्रश्न और बचे हुए हैं जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। तो लगातार आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जितने भी पुराने वीडियोज हैं उनको भी देखते रहिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से नए वीडियोज और नई दृष्टि, नए तथ्यों से आप सभी का हम ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।